हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 राष्ट्र अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं को पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच पाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं के तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करनी पड़ती है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवहन के साधन: स्थल, जल, वायु। स्थल में क्या क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। जल में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। वायु में घरेलू विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। परिवहन। स्थल परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। पहला कौन है? पहला आपका यूएसए हो गया। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। 2020-21 का डाटा है ये। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक ढाल, पर्वतता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्माण की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत की भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। ठीक है, बताते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर से दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूरब पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। ये पूछा जाता है नॉर्थ टू साउथ, श्रीनगर
श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और से लेकर के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, और आपका वेस्ट टू साउथ हो जाएगा पोरबंदर, पोरबंदर ये आपका गुजरात, गुजरात टू सिलचर, सिलचर असम, ये पूछा जाता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, ये आपका 1988 एक्ट के आधार पर गठन कब हुआ था? ये आपका गठन हो गया था 1995 में। ये पूछा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग कब गठन हुआ था। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। इनके प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। NH1 किसके नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। GT रोड कहते हैं इसको। और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें आपका NH2 हो गया दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता, और NH6 हो गया आपका, एक मिनट, NH4 हो गया दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली टू चेन्नई, ये लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। NH6 हो गया आपका चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता, और NH8 हो गया आपका दिल्ली टू चेन्नई। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था का निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। ये आपका दिखाया गया है अहमदाबाद वडोदरा जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहर से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना पूछा जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था आपका दिसंबर 2000 में। के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख सड़कों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। ये कुछ मैप को दिखाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग को दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पश्चिम से पूरब मिलाता हुआ ये गया हुआ है, और ये चतुर्भुज है। ये वाला येलो लाइन स्वर्ण चतुर्भुज है ये आपका, ये वाला, ये आप देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, आप नोट करके लिख लीजिएगा इसको। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 7, जो पहले 44 इसको कहा जाता था, अब ये 7 हो गया। इसका कितना टोटल है? टोटल लंबाई हो गया 845 किलोमीटर। ये पंजाब टू उत्तराखंड है। और सबसे छोटा कौन सा है? ये आपका NH548। इसका कितना किलोमीटर है? ओनली 5 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र में
कलम्बोली में पड़ता है। ये पूछा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देख रेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न। ये अटल टनल इसकी लंबाई कितना है? 0.2 किलोमीटर। ये कहाँ है? तो पीर पंजाल में है, पीर पंजाल पर्वतमाला में। ये पूछा गया प्रश्न है। पहाड़ी रास्ते को दिखाया गया है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर ही सड़कों को कच्ची या पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाती है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः ये 12मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। ये उत्तर पूर्वी सीमा सड़क यातायात को दिखाया गया है। अरुणाचल प्रदेश। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये इम्पोर्टेंट है। 1853 किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई टू थाने कितना किलोमीटर का? 34 किलोमीटर। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेलखंडों 16 नहीं है अभी, टोटल 19 है अभी। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे संगीन क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी घाट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। ये इम्पोर्टेंट है। अभी बड़ी लाइन को ही मान्यता दिया गया है। ये दोनों लाइन हटा दिया गया है अभी। बड़ी लाइन 1.676, ठीक है।
ये क्या कहते हैं, ओल्ड डाटा है, ये ओल्ड डाटा है। आप लोग नया वाला डाटा देख लीजिएगा। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, WT विदाउट टिकट। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ज़रा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने से कैसे मदद कर सकते हैं। पाइपलाइन भारत के परिवहन में मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े पाइप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, बिहार, बेगूसराय पूछा जाता है। मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक एक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। ये आपका दिखाया गया है मानचित्र में, रेल मार्गों को दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं मानचित्र को रोक करके। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन गैस क्षेत्रों में पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़ाकर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। हजीरा हो गया गुजरात हो गया आपका MP, जगदीशपुर हो गया UP। जल परिवहन भारत के लोग प्राचीनतम से समुद्री यात्राएं कर रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जाता है। ये आपको दिखाया गया है उत्तर पूर्व राज्यों में। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, ये आपका नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा। ये हल्दिया से इलाहाबाद, ये पूछा जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्रा नदी पर। और तीसरा क्या हो जाएगा, केरल से पश्चिमी तट नहर कोट्टायम से कोल्लम 205 किलोमीटर का। चौथा क्या हो जाएगा, काकीनाडा और पुडुचेरी नहर
स्टेज के साथ साथ गोदावरी गोदावरी और कृष्णा नदी के विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर। पाँचवा, टोटल 5 है। पाँचवा हो जाएगा मातीई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी ज्वारी गोवा में है, गोवा वाली नदी, और कंबरजुआ सुंदरवन वेस्ट बंगाल, बराक केवल का पचजल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश के 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्र रेखा तट के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। अभी आपका 18 हो गया है, 18 पत्तन हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित हुआ है। कांडला कहाँ है? गुजरात में। ये कितने बार एग्जाम में पूछा है। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जो पूरे देश को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लॉ एस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा 50% लॉ एस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खदानों से निकले लॉ एस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन, यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ये पूछा जाता है कुद्रेमुख खानों से क्या निकलता है? लॉ एस्क। ये कहाँ है? तो कर्नाटका में है। ये आपका दिखाया गया है, मुंबई पत्तन दिखाया गया है। ये न्यू मैंगलोर कर्नाटका। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्व छोर पर तूतीकोरिन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। कितने बार पूछा गया है? ये आर्टिफिशियल पत्तन है। कौन सा है? चेन्नई। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लॉ एस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लॉ एस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद एवं समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण यह हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। बड़े आकार के कार्गों को उठाने रखने की सुविधा को दिखाया गया है। तूतीकोरिन पत्तन ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है।
ये आपका वायु परिवहन को दिखाया गया है उत्तरी पूर्वी राज्यों में। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्व राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये आपका कुछ दिखाया गया समुद्री पतन और हवाई पतन। ये आपका तूतीकोरिन हो गया, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। और ये आपका कोच्चि हो गया, ये केरला में है कोच्चि, ये कोच्चि। और क्या है? ये चेन्नई हो गया। कृत्रिम हो गया, कृत्रिम आर्टिफिशियल। न्यू बेंगलुरु हो गया, ये आपका कर्नाटका। ये आपका मार्मागांव हो गया, गोवा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा, ये पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है, गुजरात। ये आपका हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल। और ये आपका है वायु परिवहन है, दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल। हैदराबाद छत्रपति शिवाजी, मुंबई। ठीक है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताएं। ठीक है, बताते हैं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच से में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंधन किए गए हैं। संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल में ही 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी, भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी = आईटी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ये आपका दिखाया गया है, आपातकाल कॉल बॉक्स को दिखाया गया है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त भारत के 2/3 क्षेत्र से गांव एसटीडी दूर सेवा से जुड़े हुए हैं। अब एसटीडी नहीं रहा, अब तो मोबाइल ही आ गया सबके पास। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जानकारी जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में
देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विश्व विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामाजिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएँ सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है? इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों द्वारा का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाले फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन पत्र सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनियमन होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यदि समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है तो यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक होता है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलन व्यापार कहा जाता है। जैसे कि हम लोग सबसे अच्छा व्यापार हम लोग करते हैं यूएसए के साथ, ये हम लोग का पॉजिटिव में होता है, और निगेटिव में किसका होता है? चीन के साथ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चीन और इसका संतुलन का हो जाएगा एग्जाम्पल यूएसए। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। रत्न और जवाहरात हम लोग क्या करते हैं? मंगवाते हैं लेकिन फिर हम लोग उसका कटिंग और शेपिंग करके फिर हम लोग बेचते हैं दूसरे को। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न, जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। आईटी फील्ड में पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रोत्साहित देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें सांस्कृतिक तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये आपका दिखाया गया है, अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया है। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? किसका किसका जुड़ा हुआ है आपका? सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर हो गया गुजरात, सिलचर हो गया आपका असम। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? किसका है? आपका पाइपलाइन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? किसका नहीं जुड़ा है? आपका महाराष्ट्र का नहीं जुड़ा है। हजीरा हो गया आपका गुजरात
और ये विजयपुर हो गया आपका मध्य प्रदेश, और जगदीशपुर हो गया यूपी। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिक गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? कौन सा है? तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन तमिलनाडु। और ये आपका आर्टिफिशियल वाला हो गया, आर्टिफिशियल। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? किसका है? रेल परिवहन का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो या दो अधिक से दो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। क्या क्या है? निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन अधिक सुरक्षित है। कम दूरी और कम व्यक्तियों तथा कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मतलब मितव्ययी है। और मैदानी भागों में उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में भी निर्मित की जा सकती है। रेल परिवहन कहाँ तक अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और क्यों? रेल परिवहन व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं तथा लंबी दूरी तक सामान के परिवहन में सुविधाजनक है। सीमांत सड़कों को महत्व बताएं। ठीक है, बताते हैं। सीमांत सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी हुआ है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। स्थानीय क्या हो जाएगा? स्थानीय हम लोग जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो जाएगा, मतलब स्थानीय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, दो देश से दूसरा देश व्यापार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।